सरहद, साइबर और एलएसी पर चीन की अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन शायद चीन भूल गया है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि 2022 वाला हिंदुस्तान है, जो लड़ता भी है और सीमा पर खदेड़ता भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बीती 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में हुई भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच झड़प में ड्रैगन को मुंह की खानी पड़ी। और इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को अपनी हिमाकत पर विरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करते हुए चीन को लताड़ लगाई है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों के आगे दुम दबाकर भागने वाले चीन के लिए ये अभी केवल समझाइश है कि अब भारत बदल चुका है, आगे बढ़ रहा है और खुद नजर उठाने वालों को खदेड़ रहा है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ स्वदेश आवर की शुरुआत करेंगे कि आखिर चीन क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अगर चीन को हमें उसी के अंदाज में जवाब देना है तो आखिर हम कितने तैयार हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तवांग, जहां ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जिस तरह से जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया, वो वाकई भारत के एटीट्यूड का एक वैलिडेशन देता है और ये बताता है, पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज देता है कि भारत की जो अप्रोच है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये वीडियो सामने आता है जो बताता है कि हम काफी एग्रेसिव मोड में हैं, और दूसरी ओर हम कमांड लेवल की एक्सरसाइज की चर्चा सुनते हैं। ग्राउंड जीरो के मौजूदा सेंटिमेंट को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। हमारे दर्शकों तक जरा उस सेंटिमेंट को समझाएं और बताएं कि इस एक्सरसाइज के मायने दरअसल हैं क्या। देखिए प्रशांत, भारत वाकई में बदल गया है। और पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो जो सेना डिफेंसिव हुआ करती थी और एक इमेज थी भारत की कि बहुत शांति प्रिय देश है, और अब भी वो इमेज है, लेकिन जो बॉर्डर है वहां पर हमारी जो सेना है अब वो अग्रेसिव मोड में नजर आती है। और ये बड़ा बदलाव है, न सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स में बल्कि जो उनका एक्शन है या जिस तरह से अब वो डिफेंड कर रहे हैं अपने बॉर्डर्स को, उसमें भारी बदलाव हुआ है। और शायद इस मैसेज की एक बड़ी जरूरत भी थी, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए, जो अक्सर चालबाजियां करते हैं, धोखा देते हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं। तो अगर अब ग्राउंड जीरो की बात करें तो स्थिति वाकई में बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील भी है, क्योंकि यहां पर अब कहा नहीं जा सकता कि चीन एक बार फिर अपनी पैंतरेबाजी दिखाता है। तो उसके लिए पूरी तैयारी है, डिप्लॉयमेंट्स यहां पर दुरुस्त हैं, कई और यूनिट्स को यहां पर बुलाया गया है। और ये जो डिप्लॉयमेंट्स में इजाफा था प्रशांत, ये पिछले 1 महीने से चल रहा था, क्योंकि चीन की तरफ अगर हम अरुणाचल सेक्टर की बात करें तो चीन ने भी अपने डिप्लॉयमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया पिछले 2 महीनों में, और उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। और एलएसी पर जो भी कुछ हुआ 9 दिसंबर को, खासतौर पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक यहां आए और उनको किस तरह से खदेड़ा गया और किस अंदाज में खदेड़ा गया। एक वीडियो जो वायरल हुआ है उससे बिल्कुल साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि अनडेटेड वीडियो है और ऐसी घटनाएं यहां पर पहले भी हुई हैं। भारतीय सेना एक संदेश जरूर देना चाहती है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यही नया भारत है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, एक नई एक्सरसाइज की जो भारतीय वायुसेना यहां पर कंडक्ट करने वाली है ईस्टर्न कमांड में 15 और 16 तारीख को, वो भी एक मैसेजिंग उसकी एक स्ट्रांग होगी, क्योंकि जितने भी असेट्स हैं भारतीय वायुसेना के, यहाँ पर बहुत ही अहम एयर बेसेस हैं, चाहे वो तेजपुर की बात करें, जोरहाट की बात करें, छाबुआ की बात करें, या फिर हाशियामारा जो वेस्ट बंगाल में है, उन सभी एयर बेसेस को एक्टिवेट किया जाएगा। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना ने इस सेक्टर में डिप्लॉय किए हैं, वो एक साथ एक्टिवेट होंगे, एक साथ हिस्सा लेंगे इस अभ्यास में। तो एक कोशिश इस एक्सरसाइज के जरिए अपना दमखम दिखाने की भी और एक संदेश चीन को देने की भी कि जमीन के साथ साथ आसमान पर भी हम बिल्कुल दुरुस्त हैं और तैनात हैं, और अगर जरा सी भी चालबाजी की तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना एक्शन में है, एक्शन मोड में है और छोड़ेंगे नहीं चीन को। तो एक बड़ा मैसेज यहां पर इन एक्सरसाइजेस के जरिए दिया जा रहा है, और ग्राउंड पर स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी तरह के जो चीन के अग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल सक्षम है।
बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, एक चीज और समझना चाहेंगे। आप तो बहुत अरसे से भारतीय सेना के करीब रही हैं और उनकी तमाम एक्सरसाइजेस को देख रही हैं। ऐसे मोमेंट पर जहां पर हम जान रहे हैं कि बहुत सी हमारी जो कार्रवाई है, हमारा जो एक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्या इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं, और या ये वाकई यही है कि हमें अब चीन को उसके ही अंदाज में जवाब देना है? अब तक जो डिप्लोमेसी, बातचीत, ये सारी चीजें थी, उन पर कहीं ना कहीं चीन का जो रवैया था वो हमेशा से ऐसा था कि वो एक डोमिनेट होकर इन चीज़ों पर हमेशा से एक्शन करता था। हम देखते थे कई बार बातचीत चल रही है और पिछले दरवाजे से कुछ और हो रहा है। उसकी जो बातचीत होती थी या बाकी देशों के साथ उसका जो रवैया होता था, उसके जरिए वो बहुत सारे संकेत देने की कोशिश करता था। तो क्या भारत ऐसे मौके पर इन एक्सरसाइजेस के जरिए भी चीन को कड़े संदेश देने की कोशिश करा? देखिए प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना ने अब 360 डिग्रीज में काम करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में। वो सिर्फ बातचीत ही नहीं करता है, ग्राउंड पर अपनी तैयारी पूरी रखता है, डिप्लोमेटिकली हर चैनल को खोल के रखता है, इंटरनेशनल फोरम पर परसुएड करता है, प्रेशर बिल्ड करता है चाइना पर, और ये सारी तैयारी एक साथ चल रही है। और पिछले 2 सालों में खास तौर पर अगर हम गलवान इंसिडेंट की बात करें, उसके बाद से ही आपने देखा होगा वैश्विक पटल पर कई बार अमेरिका ने भारत का साथ दिया और चीन को यहाँ पर बार बार कहा कि वो यूनिलेटरली कोशिश करता है स्टेटस क्वो को बदलने की, जो बात सच भी है। तो एक तरफ डिप्लोमेटिकल प्रेशर भी है चीन के ऊपर, दूसरी तरफ चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि पूरे अरुणाचल सेक्टर की अगर हम बात कर लें या फिर लद्दाख की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रास्टिकली चेंज हुआ है भारत की तरफ से। सैकड़ों पुल, सड़कें और हेलीपैड जहां पर बनाए गए हैं, जिसको देखकर भी चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ जरूर है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत की जो अप्रोच है, भारतीय सेना की जो अप्रोच है, अब वो बेहतर हुई है और हमारा जो मोबिलाइजेशन है उसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। अगर चीन ने किसी भी तरह की कोई चालबाजी की, अग्रेशन किया, जैसा कि वो हमेशा से कोशिश करता आया है, तो अब भारतीय सेना सक्षम है, उसके पास सड़कें हैं, उसके पास ताकत है, उसके पास डिप्लॉयमेंट्स हैं और आधुनिक वेपन सिस्टम्स हैं। अब तक जो वेपन सिस्टम्स इस सेक्टर में डिप्लॉय नहीं किए गए थे प्रशांत, पिछले 2 सालों में उनके डिप्लॉयमेंट्स यहां पर हो गए हैं। ऐसी हैवी आर्टिलरी गन्स जो कभी इस हाई ऑल्टीट्यूड पर नहीं लाई गई थी, वो सब यहां पर आ गई हैं। पैदल सेना के जो डिविजन्स हैं, नई डिविजन्स यहां पर बनाई गई और नई यूनिट्स को यहां पर लाया गया। तो चौतरफा तैयारी है भारतीय सेना की। तो रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और ग्राउंड पर मिलिट्री प्रेजेंस के टर्म्स में भी अगर हम कहें प्रशांत, तो भारतीय सेना वाकई में ट्रांसफॉर्म हुई है पिछले 2 सालों में और रीबैलेंसिंग की गई है अपने फोर्सेस की और संख्या बलों की। जो वेस्टर्न सेक्टर में बहुत सारी यूनिट्स थी, उनको मूव किया गया, मोबिलाइज किया गया नॉर्दर्न सेक्टर की तरफ, ईस्टर्न सेक्टर की तरफ, लद्दाख और तवांग की तरफ। और हम जब आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें वो प्रेजेंस महसूस होता है और यही वजह है कि चीन बार बार बौखला जाता है। उसका जो डिस्कम्फर्ट है वो इसी बात से जाहिर हो जाता है कि वो कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसकी हिमाकत को पलटवार मिलता है भारत का और उसे वहीं पर पीछे खदेड़ दिया जाता है। जैसा कि एक वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे चीन के जो सैनिक थे वो पिटते हुए नजर आए और उनको कैसे बंधक बनाकर वापस खदेड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि ये जो अप्रोच है जिसकी बार बार दरकार होती थी, वो पिछले कुछ सालों में नजर आ रही है। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बहुत ही टफ लोकेशन में इस वक्त आप वहां से हम तक का ग्राउंड जीरो की पल पल की रिपोर्ट दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से एक जो न सिर्फ जो सैनिकों के मनोबल और उनके अप्रोच और भारतीय सेना के पूरे काम करने के तरीके और अपने जो दुश्मन है, जो बार बार उकसावे की कार्रवाई करते हैं, उनसे निपटने के तरीकों में बदलाव आया और किस तरह से न सिर्फ कूटनीति के लिहाज से बल्कि एक एक्शन जो होना चाहिए उस लिहाज से भी हमारी अप्रोच में बहुत बड़े सुधार, बहुत बड़े बदलाव नजर आए हैं। अब चलते हैं, एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कमांडो रिटायर्ड जी.जे. सिंह साहब। जी.जे. सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वीडियोस आपने भी देखे होंगे और घटनाओं का जो सिलसिला है उसके बारे में पूरा ब्यौरा, पूरी मालूमात आपको भी है, उस पर समय नहीं ज़ाया करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की हिमाकत पर जो भारत का एटीट्यूड है, जो भारत का जवाब देने का तरीका है, वो ये बात साबित कर रहा है कि ये सीधा मैसेज है कि साहब अब जहर को जहर से ही काटा जाएगा।
तुम जैसा करोगे उस पर नहले पे दहला मिलेगा। क्या हमारे पास यही तरीका बचा था? भारत ने बहुत पेशेंस भी दिखाया चीन को सबक सिखाने का। Prashant, thank you very much for taking me on your show first. And I must congratulate you कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर शिवानी ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्टिंग बताई है। मैं उसी के अंदर कुछ चीजें ऐड करता हूं और कहता हूं कि ये बिल्कुल ये एक तरीका जो था हमारे पास बचा है, जबकि हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी या पीसफुल तरीके से पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए, इसका कुछ समाधान निकाला जाए। मगर चाइना जो है, जैसे शिवानी कह भी रही थी कि वो मानने वाला नहीं है, उसके डीएनए के अंदर है, क्योंकि उनके अंदर जो एक परसेप्शन बनी हुई है कि ये जो तिब्बत का इलाका अरुणाचल प्रदेश है, ये तिब्बत का एक हिस्सा था और वो इसको अपना मानते हैं। जैसे साउथ चाइना सी को वो कहते हैं कि वो सारे का सारा जो सी है वो मैरीटाइम अंपायर उसका है, किसी और का नहीं। तो ये एक उनकी विसारवादी जो किसे कहते हैं वो एक नीति है। मगर जैसे शिवानी बता रही थी, हमारी डिप्लॉयमेंट अगर को दो लाइनों में कहा जाए वो मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही असरदार है। और मैं इसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम वहां पे जैसे 3 कोर है, उसके अंदर 3 डिविजन्स हैं और जो फॉर्मेशंस हैं हमारी आर्मी, कम से कम 1 लाख से ज्यादा कुछ हमारे जवान जो है वो पूरी तैनात हो चुके हैं। और साथ में हमारा एक 17 माउंटेन डिवीजन कहा कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो 777 फील्ड गन्स हमने ली हैं, बहुत ही इफेक्टिव है अमेरिकन ये हमने फील्ड गन्स जो जिन्होंने अपना सिक्का यूक्रेन वॉर के अंदर भी बहुत दिखाया है और प्रदर्शन किया है, वो हमारे पास हैं। उनको कहीं भी उठा के हेलीकॉप्टर से पहाड़ी के ऊपर या चोटी के ऊपर ले जाया जा सकता है। और साथ में जैसे वो बता रही थी कि हमारी टैंक्स जो है, तोपखाना जो है, इन्फेंट्री है, बिल्कुल बड़े मॉडर्न हथियारों के साथ तैनात है। एयरफोर्स के अंदर हाशिमारा जो एयरफील्ड है, उसके ऊपर हमारा एक पूरा स्क्वाड्रन 18 राफेल जहाज तैयार बर तैयार खड़े हैं। Su-30 MKI जो फाइटर प्लेन है वो भी बिल्कुल तैयार बर तैयार है। UAE ड्रोन्स उनकी भी पूरी तैनाती हो रखी है। तो अगर कुल मिला के सिचुएशन को देखा जाए तो हमारी उसको जहर काटने वाला जो हथियार है हमारे पास, वो बड़ा मजबूत हो चुका है, वो ये लैंग्वेज समझता है। मगर मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि क्यों ना हमारी कुछ और प्रोएक्टिव अप्रोच हो, जैसे वो हमारे एरिया में घुस जाते हैं, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जो उनके जो विलेजेस हैं, जो बेसिकली उनके कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से सर से जो हमारा संपर्क है वो टूट गया था, लेकिन एक बार फिर हमारे साथ हैं। सर आप प्रोसीड कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रोएक्टिव अप्रोच की जाए कि जैसे उनके गांव हैं, उनके ये जो हाइट्स के ऊपर उन्होंने अपने पोस्ट बना रखे, चौकी बना रखी हैं, हमें भी इनको काउंटर करने के लिए कुछ अग्रेसिव, प्रोएक्टिव, डिफेंसिव नहीं मगर हमें भी ऑफेंसिव उनके अंदर एरिया के घुस के जाके उनको मारना चाहिए जब वो सो रहे होते हैं, क्योंकि जब उनकी मर्जी आती है वो आ जाते हैं, हमारे एरिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं। ये उनका हक नहीं है, हमारा हक भी, जिसे हम कहते हैं वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, हमें भी रिटेलिएट करना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि ये जो अभी हमारा देश है 62 का तो नहीं रहा, वो समझ चुके हैं। मगर मेरा जो मानना है वो ये है कि जैसे उसने पहले गलवान में या उससे पहले जो हरकतें की हैं वो कर रहे हैं आजकल भी और आने वाले समय में करेंगे। तो इसकी जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारे आर्मी है, उसने बिल्कुल एक स्थिर अप्रोच बना रखी है, बड़ा अलर्ट है, सभी टेंशन बना के रखेंगे सब एरिया के ऊपर, मगर साथ में जैसे हम कहते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच
होलसम अप्रोच जो हम बनाते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत भी करते हैं उनके साथ, अभी हमारी बातचीत और भी अच्छी हो सकती है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर G20 के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और उसके अंदर भी हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। शायद और ये सब जो पूरी दुनिया में भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, और हम ट्रेड के नजरिए से भी देखें, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अब जब चीन के मुकाबले एक विकल्प के तौर पर भारत को देख रही हैं, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं चीन जो है उसकी बेचैनी नजर आ रही है और वो बेचैनी इस तरह की हरकतों में नजर आती है। लेकिन एक चीज मैं सर समझना चाहूंगा, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारी जिस तरह से हम अभी एक्सरसाइजेस देख रहे हैं या हम जिस तरह की एक्टिविटीज देख रहे हैं, इतने टफ लोकेशन पे क्या लगातार वो इंटेंसिटी बनाए रख पाना, जो क्लियर मैसेज चीन को दे, ये चैलेंजिंग नहीं है? ज़रा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि अभी हम डिप्लॉयमेंट हो या हम जिस भी तरह के एक्शन ले रहे हैं, ये थ्रू आउट लगातार हम बरकरार रख पाएँ, ये कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही भारत की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम पड़ती है या हम थोड़ा भी लचीले होते हैं, वैसे ही चीन उस मौके का फायदा उठाता है। तवांग में हमने ये देखा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो तो मौसम का आता है ना, कि सर्दी हो जाती है, बर्फीला इलाका हो जाता है, पेट्रोलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मगर आप देखें ना, अभी हमारे पास जो क्लोथिंग है, जो उनके इक्विप लाइट वेट वेपन्स देते हैं, हम उन्हें राइफल्स देते हैं, अगर हम साइचन जैसे ग्लेशियर के ऊपर एक विजिल जिसे कहते हैं निगरानी मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एरिया तो उससे कहीं कम है। और साथ में इस एस्पेक्ट का कि इसको हमेशा मेंटेन करना, जैसे लद्दाख के अंदर उस एरिया के अंदर भी मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं, उनको हमने केटर कर रखा है, उनकी बड़ी जिसे कहते हैं उसको कैलकुलेशन में ले रखा हुआ है और वैसे ही वहां पे तैयारी हो रही है। तो मेरे हिसाब से वहां पे कोई ऐसी फ्लॉ, कोई चूक, कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि वहां के जो हमारे जवानों का, जैसे इस वायरल वीडियो के अंदर उनका जोशो खरोश नजर आया, जिस तरीके उनकी मोटिवेशन जो है वो नजर आती है, जोश नजर आता है, और साथ में जो उनका एक नारा होता है, नाम नमक निशान, ये जो एक उनकी मोटिवेशन हमारी उनको दी जाती है, उसको देखा जाए तो बड़े हाई मोराल में है और पूरी तरह लड़ने के लिए एक उनको जवाब देने के लिए तैयार बर तैयार हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं जरूर, जैसे आपने कहा, मगर हमारी फोर्सेस भी उनको निपटने के लिए पूरी सक्षम है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारी एयरफोर्स अगर देखी जाए, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी आ जाए, मगर हम देख रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर सभी 2 स्क्वाड्रन बन चुके। बिल्कुल, और ये जो बदलाव है भारतीय सेना के अप्रोच में, उनके तौर तरीकों में, उनके पूरे बेड़े में जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार आए हैं, ये सेना का मनोबल ऊंचा करते हैं और इस तरह के जो दुर्लभ जगह हैं वहां पर भी हमारी जो उपस्थिति है वो किस तरह से मजबूतर होगी, इसकी कहीं ना कहीं तस्दीक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जी सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। अलग अलग पहलुओं पर आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया और उसके साथ ही बताया कि आखिर किस तरह से हमारी सेना मजबूत होती जा रही है और जो हमारा अप्रोच है, यही अप्रोच हमें आगे लेकर चलना होगा। और चलिए अब हम आपको सुनाते हैं अरुणाचल में LAC की सीमा पर रहने वाले भारतीयों की जुबानी वहां की कहानी। यहाँ पे हम आर्मी की वजह से आज हमें यहाँ पे बहुत पीस और शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सो इंडियन आर्मी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो हमेशा ऐसा माहौल हमेशा बनाए रखेगी। सब सुख शांति है, सब मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर में कुछ होता होने से भी हम लोग यहाँ में मतलब अपना घर में सुरक्षित है। हम लोग पूरा भरोसा है उनका वजह से अभी इधर का जितना भी पब्लिक जानते हैं, सब आराम से बैठते हैं ना, शांति से सो सकते हैं, टेंशन नहीं है
क्योंकि बॉर्डर में इधर इंडिया का फौजी है, उनका पूरा सपोर्ट है। तो आपने सुना कि किस तरह से लोकल्स जो हैं वो चैन की नींद सोते हैं क्योंकि भारतीय सेना वहां मुस्तैदी से डटी हुई है। और भले ही चीन अरुणाचल पर अपना दावा करता हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जनता चीन के बारे में क्या सोचती है और कैसे अरुणाचल के लोगों ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया है, जरा उस पे ये रिपोर्ट देखिए। टाइम्स की टीम आ चुकी है बेस कैंप में तवांग सेक्टर के, जिसे लोहू गुम्पा कहते हैं, कॉमनली इसे एलजी कहा जाता है, और यहीं से मॉनिटरिंग होती है यांगशे, जहां पे चाइना ने एक साजिश की थी कि भारतीय सेना को प्रोवोक किया जाए, लेकिन उन्होंने मुंह की खाई। हम इस समय लोहू गुम्पा में हैं, जो कि बेस कैंप है, और यहाँ के बाशिंदों के अलावा किसी भी सिविलियंस को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वेदर कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्स जो है शुरुआत से ही अलर्ट है किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। हम आपको एक बोर्ड से ही दिखा सकते हैं कि किस तरीके का लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे आर्म फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। इसे कहा जाता है लोहू गुम्पा, जो कि एलजी का है, और ये 9,000 फीट की हाइट के ऊपर है। यांगशे, जहां पे ये पूरी घटना पेश हुई थी, वो सेकंड फेज में कहा जाता है, जो 12,000 से लेकर 15,000 फीट तक की ऊंचाई पे आता है। उसके लिए कई चीजें करनी होती हैं। अगर किसी सिविलियंस को आगे जाना है, उसको लेकर के इसकी भी इजाजत लेनी पड़ती है, और आर्मी हेडक्वार्टर्स ही परमिशन देता है कि किसी भी सिविलियन या किसी भी कैमरा यूनिट, किसी पत्रकार को आगे जाने की इजाजत हो। फिलहाल जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस इस पूरे मामले में खुल के सामने आए हैं और खास तौर से दोनों देशों को संयम रखने के लिए बोला है, उसको देख के साफ तौर से प्रतीत होता है कि विश्व ये नहीं चाहता है कि भारत और चाइना में कि किसी भी तरीके का युद्ध हो, क्योंकि दोनों ही देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है, और अगर स्थिति सामान्य से दूर होने जाती है तो जाहिर सी बात है आगे ज्यादा तनाव और पड़ेगा और काफी ज्यादा नुकसान होगा। वहीं बहरहाल 9 तारीख की घटना के बाद जो 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसके बाद से लेकर के अभी तक यांगशू में स्थिति सामान्य है। कई वायरल वीडियोस भी आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस ने चाइनीज पीएलए को मुंह की चटाई है। वहीं दूसरी तरफ हमने जब यहाँ के बाशिंदों से बात किया, तवांग के बाशिंदों से बात किया, हर किसी का ये कहना था कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला के हैं, और चाइना की इस साजिश को वो हर तरीके से नाकामयाब करेंगे। कैमरा से होंगे आमिल के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ भारत के लिए यांगशू से पहले बेस कैंप जो एलजी है वहां से रिपोर्ट कर रहा हूं। और एक्सपर्ट्स लगातार इस पर अपनी राय रख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर डीएस ग्रेवाल ने आखिर इस पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन की पहले से ही बहुत बड़ी आंख रही है, और वो चाहता है कि अरुणाचल फिर दोबारा उसी के कब्जे में आ जाए। लेकिन असलियत तो ये है कि अरुणाचल तो सदियों से ही भारत का हिस्सा रहा है। जैसे पहले उसने लद्दाख को भी अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की, और अचानक ही लद्दाख में हमला करके जो नो मैन लैंड का एरिया था सारा अपने कब्जे में लिया, जिसके बारे में अभी भी विवाद चल रहा है। और उसमें से दिपसांग का जो 1000 किलोमीटर एरिया है उसने अभी तक नहीं छोड़ा है, और अभी उसका ध्यान जो है अरुणाचल में गया हुआ है। अरुणाचल में उसने 17,000 फुट ऊंची चोटी, जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है अभी, और जो दरिया वहाँ से एंटर करता है तिब्बत से भारत में, उसके इलाके को, और चीन के इलाके को और भारत के इलाके को वहाँ से पूरी नज़र रखी जा सकती है। और तवांग में भारत चीन के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर आज विपक्ष ने एक बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई थी। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई, और बैठक में 17 विपक्षी दल शामिल हुए, जिसमें आरजेडी और जेडीयू समेत केसीआर की बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने शिरकत की। विपक्ष संसद में लगातार एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प पर हमलावर है। देखिए, सरकार पर दबाव बनाने की नीयत क्यों है हमारी? हम ये चाहते हैं कि देश के साथ आप साझा करिए हो क्या रहा है। ये तो मीडिया ने, आप जैसे किसी मीडिया ने छापा तो मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ, नहीं तो सरकार तो इस बात को छिपा रही थी। छिपाने की क्या बात है? क्यों पिछले 8 साल में लगातार चीन दुस्साहस करता चला जा रहा है? उसको ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? उसको हिम्मत आ रही है आपकी नीतियों से, आपकी जो ढुलमुल रवैया उससे, और आप जिस तरह से कमजोर पड़ जाते हो चीन के सामने। मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री,
इससे बड़ा नुकसान आप सेना का नहीं कर सकते। We've been saying for some time now that this is what Parliament is for. It's a forum for parliamentary accountability, for the government to be accountable to Parliament, to the people of India, on a matter like this, where for 5 years the Chinese have been nibbling away at our LAC, starting with Doklam in 2017 and going on till today, till what happened on the 9th of December in Tawang, and taking in incidents in Galwan, in Depsang, in Hot Springs and so on. There's a lot happening. The government needs to give an overview. The government needs to speak to the public. The government needs to say, this is our understanding, this is why we've taken this kind of action, and answer some questions. देखिए, चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सांसद है जो बीजेपी का है, उन्होंने कहा कि दूसरा डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में होगा यदि वीडियो सही है तो इस प्रकार की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसके सांसद इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस मामले में यदि खड़गे जी विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं तो बहुत गंभीर मामला है। देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल, और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। ओएसी तवांग जाएगा, क्या बात बोलता है यार। ओएसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। और एक तरफ विपक्ष रणनीति बना रहा है, दूसरी तरफ आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई जिसमें देश की मजबूत होती इकॉनमी, गुजरात में प्रचंड विजय और G20 बैठक समेत LAC पर हुए तनाव पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इंडो चाइना फेस ऑफ पर बयान दे चुकी है और वो इस पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष संसद को सुचारू रूप से चलने देगा। भारत के इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के निर्णय के कारण कैसे बदलाव हुआ है, हाउ इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन भी दुनिया के कंपैरिजन में कैसे कंट्रोल में है। अभी तो 5.8 आया है। ये सब चीज़ों में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस मीटिंग को संबोधन करते हुए, आप सब भी थे, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के अध्यक्ष CR पाटिल को अभिनंदन करना है। और चलिए अब बात चीन की एक और कायराना करतूत की। तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए साइबर अटैक को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज FIR में यह सामने आया है कि सर्वर अटैक की ये कोशिश चीन से ही हुई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी इशिका वर्मा। देश की प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट एम्स का सर्वर कुछ दिनों पहले हैक कर लिया गया था और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने FIR दर्ज की थी। अब FIR में ये सामने आया है कि ये जो पूरा अटैक है वो चाइना में प्लान किया गया था। इसके ऊपर हमने देखा कि कार्रवाई भी हुई, NIA की टीम भी इस पर लगी हुई थी और साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इस पर लगातार बैठकें की। तो अब ये सामने आ रहा था कि जो 100 सर्वर्स थे एम्स के, उनमें से 5 सर्वर्स को हैक कर लिया गया था। लेकिन अब
वो पांचों सर्वर्स की जो डेटा है उन्हें रिट्राइव कर लिया गया है। लेकिन होम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें साइबर सिक्योरिटी बरतने की ज़रूरत है और जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें भी ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद उन्हें सतर्क रहना होगा और ये ट्रेनिंग अपने कर्मचारियों को देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये एक प्लान्ड अटैक है। इंटरपोल 2020 में ही इसकी बात की गई थी कि ऐसा अटैक इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर होगा, जिसपे हमने देखा कि हुई भी। और ये जो गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि अभी हो सकता है कि ये ऐसी घटनाएं दोबारा हो, इसीलिए इस पे जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पे अभी हमें सावधान रहने की जरूरत है। बढ़ते आगे, बीमा कंपनियों के हाल के आंकड़ों के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस ने लंबी छलांग लगाई है। नॉन लाइफ सेक्टर में हेल्थ बीमा का मार्केट शेयर बढ़कर 35% पहुंच चुका है। बीमा कंपनियों के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरी है कि जीएसटी को घटाकर 12% कर दिया जाए। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देखिए, जो नए आंकड़े आए हैं आईआरडीए की तरफ से, जहां पर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप दिया गया है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का, वहां पर जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट है वो पहली बार 35% के मार्क को टच कर दिया है। यानी पूरा जो सेगमेंट है, पूरा जो पाई है, वहां पर 35% जो कंपनियों का प्रीमियम है वो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट से आ रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पिछले साल के मुकाबले अभी तक नवंबर तक जो ग्रोथ है वो 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस ग्रोथ के बाद अब एक बार फिर डिमांड काफ़ी पकड़ ली गई है कि जो जीएसटी लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, 18% जीएसटी का प्रीमियम देना पड़ता है प्रीमियम पे, तो उसे कम किया जाए, क्योंकि जो 18% जीएसटी की दर है वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बहुत बड़ी एक बाधा है हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में। जिस तरह से सरकार का भी लक्ष्य है हर किसी को इंश्योरेंस के दायरे में लाना, गांव-गांव तक इंश्योरेंस को पहुंचाना, वहां पर कंपनियों का मानना है कि 18% जीएसटी काफ़ी एक बड़ी बाधा है। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो वहां पर 1,800 रुपये मात्र हेल्थ इंश्योरेंस ही है। और इसको लेकर तमाम संगठन हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, जीआई काउंसिल, जो हॉस्पिटल एसोसिएशंस है, एजेंट एसोसिएशन है, सभी ने सरकार को लिखा है कि 18% से जीएसटी को कम किया जाए। लेकिन जो अब आंकड़े बता रहे हैं कि 23% की जो ग्रोथ हो रही है और लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है, तो अगर ये ग्रोथ आगे भी जारी रहती है तो सरकार को रेवेन्यू में दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरह का हमने जो एक कैलकुलेशन करा है, अभी 23% ग्रोथ है, मार्केट शेयर 35% है, और यहाँ पर जो अभी तक नवंबर तक प्रीमियम है वो 58,176 रुपये है। 58,176 करोड़ रुपए है ये प्रीमियम में अभी तक तय किया गया। तो इसका जो जीएसटी कलेक्शन है 18% के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन जो सरकार को मिल रहा है, 8,000 करोड़ के करीब जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। और 23% ग्रोथ के बाद भी अगर आप देखें कि जो 12% अगर इसको किया जाता है तो 7,000 करोड़ रुपए तक जीएसटी कलेक्शन होगा। और यही अगर 23% ग्रोथ रहती है तो अगले साल तक जो कुल प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का वो होगा करीब 71,000 करोड़। और 71,000 करोड़ के अंदर भी जो जीएसटी की दर अगर हम 12% पकड़ के चले तो 8,586 करोड़ है। यानी जो एक साल पहले जीएसटी का कुल कलेक्शन हो रहा था 18% के हिसाब से, वही जिस तरह से ग्रोथ हो रही है 20% से ज़्यादा और वो कंटिन्यू रहती है, तो जीएसटी कलेक्शन के रूप में, जीएसटी के रेवेन्यू के रूप में सरकार को नुकसान नहीं है जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की ग्रोथ बढ़ रही है। बढ़ते आगे, जीएसटी काउंसिल स्टैंड अलोन रिफाइनरी को जीएसटी में राहत दे सकती है। पूरी खबर बता रही है हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जैसा कि हम जानते हैं जो करंटली अभी जीएसटी है इथाइल अल्कोहल पर वो 18% है जो रिफाइनरीज को सप्लाई होता है। वो केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कंसेशनल रेट 5% जीएसटी मिलता है इथाइल अल्कोहल पर, जो कि पेट्रोलियम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाली दिसंबर 17 की जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी काउंसिल एक अहम डिसीजन ले
सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करी जाए। जो स्टैंड अलोन पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनको OMCs के लेवल पर जो कंसेशनल रेट 5% GST का इथाइल अल्कोहल पर प्रोवाइड होता है OMCs को, वो सेम रेट स्टैंड अलोन पेट्रोलियम रिफाइनरीज को भी प्रोवाइड किए जाने का डिसीजन GST काउंसिल ले सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आ सकता है आने वाली GST काउंसिल मीटिंग में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की, तो 2030 तक जो 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी है गवर्नमेंट का, उसी को देखते हुए भी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए ये एक अहम जो डिसीजन है वो GST काउंसिल ले सकती है। करेंटली जैसे हम बात करें, जो IOCL, BPCL, HPCL जो OMCs हो गए, केवल उनको ये 5% GST पर इथाइल अल्कोहल मिलता है पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के लिए, लेकिन ये कंसेशनल रेट अभी फ़िलहाल पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये डिस्कशन में आने की उम्मीद है आने वाली GST काउंसिल बैठक में। अगर हम बात करें तो इस साल के जो बजट था उसमें भी 2% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी अनब्लेंडेड पेट्रोल पर, ताकि पेट्रोलियम ब्लेंडिंग को, इथेनॉल ब्लेंडिंग को जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो अब ये देखना रहेगा कि GST काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन कितनी जल्दी ये रिफाइनरीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है ग्रीन एनर्जी को लेकर, जिसके इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। इंडस्ट्री ने अगर ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ET नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों को कार्बन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। Our perform achieve trade construct is actually a pioneering construct around the world. Different countries are adopting this. Now this has resulted, only this perform achieve trade has resulted in reduction of CO2 emissions by 106 million tons of CO2 per annum. That's the per annum reductions. What happens is that we set targets for the industry. One target is regarding specific energy consumption and specific emissions. Specific means per unit of product. And if you overachieve that, you get energy saving certificates. And if you underachieve it, you will have to pay a fine. Otherwise, you'll have to buy energy saving services. That's how it works. Now, this has actually worked very well. बढ़ते आगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार जल्दी ही सब्सिडी फॉर्मूला लेकर आ सकती है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर मंत्रालय इस सिलसिले में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजेगा। अगले बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। इस खास खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि देश में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर भी सब्सिडी का फायदा दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है, इसको अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसके हिसाब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर भी सब्सिडी की रकम जो है वो दी जाएगी। ये प्रस्ताव जो है जल्द ही वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो स्कीम के हिसाब से जो सब्सिडी का मॉडल होगा वो मौजूदा स्कीम से अलग होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर फिक्स्ड अमाउंट जो है सब्सिडी की वो दी जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का प्रयास ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को रोका जाए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। अनुमान के हिसाब से 2032 तक देश में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मार्केट है $1.13 बिलियन को पार कर सकता है। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि एक PM प्रणाम नाम की स्कीम जो है उसकी घोषणा की जाएगी और इसका मकसद ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को रोका जाए। राज्यों को इस बात का विकल्प मिलेगा कि अगर वो जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को रोकते हैं और उससे जो सब्सिडी सेविंग होती है उसका 50% उनको वापस दे दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल राज्य सरकारें जो हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स के गठन पर लगा सकते हैं या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो और वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर भी इन रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते आगे। महंगाई में कमी आ गई है, इसके साथ ही सरकार इसमें और कमी लाने की कोशिश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले मजबूत है और भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकॉनमी में से एक।
India's economy grew faster than most of the major emerging market economies in Q2, that is, of financial year 2022-23. It grew, of course, this is an addition I want to draw here, it grew more than Brazil, Mexico, China, South Africa, and Thailand. The report also says short-term external debt was 4% of GDP in 21-22, a decline of 1.4 percentage points since 12-13. Since the taper tantrum in 2013, India's forex reserves have almost doubled and provide better coverage of external debt than other emerging market economies. बढ़ते आगे, दिल्ली एयरपोर्ट कंजेशन से निपटने के लिए एविएशन मंत्रालय का मेगा एक्शन प्लान अब रंग ला रहा है। हालात में आज से सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अब भी पीक आवर में भीड़ भाड़ की समस्या कायम है, जिसे लेकर एविएशन मंत्रालय का दावा है कि हालात में अगले 1 से 2 दिन में और सुधार नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट अधिकारियों से बात की, उनके साथ बैठक की। ईटी नाउ स्वदेश से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हालात को बेहतर करने के लिए उठाए गए इंतजामों की चर्चा की। When I called a meeting here in the ministry on the 7th with all airport operators, the ministry itself, BCAS, CISF, and outlined certain processes where clogging was happening. Where was clogging happening? The first area of clogging is the entry point into the airport. And we had mandated that the T3, which has 14 passenger entry gates and 2 gates for crew and specially abled people, that should be increased to 16 gates for passengers and 2 extra for the crew as well as specially abled. When I went on the 12th, that's the first thing that I inspected, that has that been carried out? And that had been carried out, which had eased the congestion on the coming into the airport. Now, the minute you enter the airport, the second point that was creating or is still creating a lot of congestion is the whole issue of your security check. We had at Dial in T3 11 automatic trade retrieval systems plus normal and 3 for crew and specially abled, total of 14. We had mandated that by the 12th that should increase to 16. So we must have an additional 20% of capacity in place by the 12th. I went and inspected that myself as well. That has been put in place. The first action point that I said is that we must have usherers outside every gate. Each usherer must have a walkie-talkie. Each gate must be monitored through the command and control system. And through the command and control system, through the walkie-talkie, each usherer must be told that if there is clogging at this gate, please go to gate number 12, where the wait time is much less. और दिल्ली एयरपोर्ट पर आज क्या हाल रहा, क्या सिस्टम में वाकई सुधार हुआ? आइए लोगों ने क्या कहा, उन्हीं से जानते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं, बस वो जो न्यूज़ चैनल्स पे हाइप क्रिएट हुआ था कि एयरपोर्ट पे कंजेशन है, उसकी वजह से हम अर्ली पहुंचे हुए हैं और अभी अंदर चेक इन करेंगे तो पता लगेगा कि कोई और इशू आता है या नहीं आता। यहाँ पे हम पहुंच गए थे सर, 8:45 पहुंच गए थे। हमारी फ्लाइट है 12:05 पे फ्लाइट है। हाँ, कुछ मीडिया में ऐसे आ रहा था कि जैसे मैंने रात को एक न्यूज़ चैनल में भी देखा था कि उसमें नीचे लाइनर आ रही थी कि टर्मिनल 3 पे 3.5 घंटे पहुंचने की एडवाइजरी जारी की गई है। काफी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको 2-3 घंटे पहले जाना पड़ सकता है क्योंकि फ्लाइट ना मिस हो जाए मेरी, मुझे ये अंदर से डर लगा रहता है। और चलिए अब बात आज बाजार में हुए एक्शन की। बाजार में आज ऊपरी स्तर से दबाव नजर आया, इस वजह से शुरुआती तेजी में कमी आई और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,650 के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने 102 अंकों की तेजी के साथ फिर नया शिखर बनाया। बाजार में हुए एक्शन की पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज के मार्केट में कारोबार की बात करें तो अच्छी मजबूती के साथ आज हमने देखा क्लोजिंग हुई है। 52 अंक ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज 44,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो 144
ऊपर यहाँ पर सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मेटल शेयरों में काफी अच्छी तेजी थी। हिंडाल्को करीब 2.5% ऊपर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली। ओएनजीसी भी था आज का टॉप गेनर में से एक, 2.5% ऊपर की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल और आयशर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छे गेन के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स और एचयूएल जैसे स्टॉक में आज हमने देखा कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। इसके अलावा टॉप गेनर्स मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आज आइडिया में आज काफी अच्छी तेजी थी, करीब 10% ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा था। इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस, आज इंश्योरेंस शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई थी और करीब 9.5% की तेजी वहां पर थी। पीएनबी हाउसिंग और सूजलॉन जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में येस बैंक था आज मिड कैप स्पेस का टॉप लूजर। आज खबर भी आई कंपनी में कुछ बड़े निवेशकों की यहाँ पर एंट्री होने की बात की जा रही है। वारंट के जरिए कंपनी रकम जुटाएगी, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट की रेटिंग आई और उसके बाद हमने देखा कि आज येस बैंक के स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कोलगेट के स्टॉक में भी आज वीकनेस थी और वहीं फैक्ट और रेडिंगटन, ये दोनों स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि एफएमसीजी पैक ने भी बाजार में कमजोरी बनाने का काम किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आज कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो छोटे मझोले बैंकों में लगातार जो तेजी का दौर है वो अभी भी जारी है। यूको बैंक में 16% की मजबूती थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईओबी जैसे स्टॉक्स भी आज करीब 7% चले। शुरुआत देखा था हमने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की जो शुरुआत थी वो हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन बस फिर बाजार बंद होते होते देखिए छोटे मझोले बैंकों में अच्छा मोमेंटम दिन के दौरान नजर आया। इसके अलावा जीएसटी में राहत की खबर से हमने देखा कि एमआरपी और चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। बढ़ते आगे, आईआरसीटीसी में सरकार अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ओएफएस के जरिए ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ चुकी है। मेघना, इस पूरी खबर पर ज्यादा ब्यौरा आपसे चाहेंगे। जी, जो हमें पता चल रहा है वो ये कि आईआरसीटीसी में ओएफएस गवर्नमेंट ला रही है। ये ओएफएस कल आएगा और इसमें जो क्वांटम जो डिसाइड हुआ है ओएफएस के लिए वो 5% जो है गवर्नमेंट अपना स्टेक ओएफएस के थ्रू ऑफलोड कर रही है, जिसमें 2.5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया है। ये याद रखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है अब इस फाइनेंशियल ईयर में ओएफएस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक सेल्स थे, जो बड़े बेमल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके डिले होने की वजह से अब इस फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं ऐड हो पाएंगे। जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है ₹65,000 करोड़ का, अगर अभी टारगेट देखें तो जो आईपीओ और ओएफएस के थ्रू जो आया है वो ₹28,382 करोड़ अब तक आया है। तो अभी भी काफी जो कवर करना ग्राउंड बाकी है दीपम को, इसीलिए ओएफएस के थ्रू ये आईआरसीटीसी ओएफएस भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा इससे भी टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। कितना टारगेट जो है इस साल मीट हो पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन हालांकि रहेगा। अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो टोटल जो अभी गवर्नमेंट का स्टेक है वो करीब 67% स्टेक है, तो 5% जो है अभी गवर्नमेंट ऑफलोड करेगी। बाकी भी हम जानते हैं कि जो ओएनजीसी का एक इम्पोर्टेंट ओएफएस था जो इस साल में गवर्नमेंट ने कंप्लीट करा था, उसके अलावा जो एलआईसी का आईपीओ आया था उससे काफी रेवेन्यू आया था। लेकिन जो अब ये आईआरसीटीसी का ओएफएस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद भी उम्मीद कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में भी गवर्नमेंट ओएफएस पर फोकस करेगी। कितना एक्चुअल में टारगेट मीट हो पाता है, ₹65,000 करोड़ का बड़ा टारगेट है, वो देखना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मेघना आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। एक छोटा सा भारतीय स्टार्टअप जिसने देखते ही देखते कामयाबी का एक ऐसा सफर तय किया कि आज ये कंपनी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है और ये कंपनी है इन्फोसिस। आज के दिन ही इस कंपनी की नींव पड़ी थी और आज इस कंपनी ने अपने कामयाबी के 40 साल पूरे कर लिए हैं। तो आज कहानी इन्फोसिस की, उसका सफरनामा जरा देखिए। सबसे सफल आईटी कंपनी इन्फोसिस
3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $71 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन एक वक्त था जब सिर्फ 7 लोगों से कंपनी शुरू हुई थी। साल था 1981 का, जब कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने 6 इंजीनियर्स की एक टीम इकट्ठी की और $250 की पूंजी से कंपनी शुरू कर दी। शुरुआत में कई दिक्कतें आई, मुश्किलें बढ़ी तो N नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने भी पति के इन्फोसिस के सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। I think at the end of the day, most of our energy comes from mental energy. As long as you are in a state of mind that is full of enthusiasm, hope, confidence and joy, then physical energy. ये वो दौर था जब दुनिया में भारत का IT मार्केट लगभग शून्य था, लेकिन जैसे ही लाइसेंस राज खत्म होना शुरू हुआ और 1991 में अर्थव्यवस्था के रास्ते खुलने शुरू हुए तो इन्फोसिस ने भी इस हवा में अपनी रफ्तार पकड़ी। 1981 से 1991 आते आते यानी सिर्फ 10 साल में ही कंपनी की आय $10 करोड़ में पहुंच गई और इन्फोसिस का शेयर 1999 में नैस्डैक में भी लिस्ट हो गया। 1990 के दशक के अंत तक फर्म का रेवेन्यू $100 मिलियन तक पहुंच गया था। अब कंपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और फिर 2002 में पहली बार इन्फोसिस के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ और कंपनी के 7 फाउंडर मेंबर्स में से एक नंदन नीलेकणी नारायण मूर्ति के उत्तराधिकारी बने। 2004 में कंपनी का सालाना रेवेन्यू $100 करोड़ तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में कंपनी को 23 साल लग गए। वहीं 2006 में कंपनी के सिल्वर जुबली के मौके पर कंपनी की आय 23 महीने में ही डबल हो गई और $200 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 2004 में $100 अरब तक पहुंचने में कंपनी को 23 साल लग गए थे। 2006 में जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस से रिटायर हुए, उन दिनों में कंपनी 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही थी। लेकिन 2008 में कंपनी का सालाना प्रॉफिट $1 बिलियन का लेवल पार कर गया और कंपनी के कर्मचारियों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा हो गई और 2017 में सलील पारिक ने CEO के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद इन्फोसिस का बिजनेस दिन दुना रात चौगुना रफ्तार से बढ़ता रहा। 2021 में कंपनी की आय $1 लाख करोड़ के पार निकल गई। आज 40 साल पूरी कर चुकी इन्फोसिस 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और $71 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली देश की आइकॉनिक IT कंपनी बन चुकी है। I'm extremely positive and bullish about Infosys' future because digital transformation is become central to the world. Every governments, businesses, everybody needs this. And Infosys is going to be at the center of that transformation. So I think, it's up to this company and its current and future leaders to make it happen. And, as I said, impact with purpose. So that's where I think it will just keep growing on that front. साल 1993 में इन्फोसिस ने शेयर मार्केट में भी कदम रखा और शेयर मार्केट में इन्फोसिस ने 29 साल पूरे कर लिए हैं। शेयर मार्केट के समंदर में इन्फोसिस के शेयर का कमाल का प्रदर्शन रहा। उनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर 1993 में इस कंपनी में $10,000 अगर आपने लगाए होते तो आज की तारीख में वो बढ़कर $18 करोड़ हो सकते थे, यानी 29 साल में 10 लाख % का भारी भरकम रिटर्न। 1993, when we got listed in India, we operated this organization or this corporation as an enlightened corporate democracy. What did it mean? The most important thing was respecting the hierarchy of ideas rather than the hierarchy of corner offices. How did it translate to reality? Every strategic decision was taken with a few experts in that area and the remaining internal members of the board and a few very bright youngsters who we realized would add tremendous value.
कंपनी की सबसे खास बात ये थी कि उसने हमेशा अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 40 सालों में 12 बोनस और 1 डिविडेंड भी दे चुकी है। वहीं कोरोना के दौर में हाइब्रिड तरीके से कंपनी कामकाज को संभाला और जोरदार तरक्की की। वहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में इंफोसिस और भी नए मुकाम हासिल कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश।